दोस्तों, ओम नमः शिवाय। वेलकम है, स्वागत है आपका एग्जाम विदेशन चैनल पर। यह जो सचिवालय सीरीज़ महेश वर्वल सर की जो बुक्स है, यहाँ तक हमने राष्ट्रपति तक लास्ट वीडियोज में देख लिया था और आज देखेंगे उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो मेरा यही कहना है, यही निवेदन है कि आप सभी लोग वीडियो को कम्प्लीटली देखिए और इसका जो आनंद है समझने का वो पूरा प्राप्त करिए। और ये वनडे एग्ज़ाम में, चाहे कोई समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम हो, प्री में बहुत कुछ यहाँ से आता है ना। एक रिवीजन के तौर पे बहुत अच्छी क्लास ये होती है, बहुत अच्छी ये बुक्स है। कई बार ये देखिए, कई बार पढ़िए, आनंद आएगा। ठीक है, आइए उपराष्ट्रपति देखेंगे हम। वाइस प्रेसिडेंट देखेंगे। ओके, वाइस प्रेसिडेंट की क्या योग्यताएं होती हैं, वाइस प्रेसिडेंट कितने दिन तक कार्य कर सकता है और कौन कौन से वाइस प्रेसिडेंट हमारे यहाँ रहे हैं, किस सदन में रहने की इसकी अनुमति होती है। ठीक है, हम सभी चीज़ ये सब चीज़ देखेंगे। तो उपराष्ट्रपति, और ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक नहीं है, लेकिन इसके बाद जो टॉपिक होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल या राज्यसभा लोकसभा, ये सारे महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे। ठीक है, आइए। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दोस्तों क्या है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित है। तो कौन कौन सम्मिलित है, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। ठीक है, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, वो जो मतलब निर्वाचन होता है उपराष्ट्रपति का, उसमें कौन कौन भाग ले सकता है। तो संसद के दोनों सदनों के, लोकसभा राज्यसभा, सभी निर्वाचित इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मनोनीत सदस्य। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद से हटाए या हटाने संबंधी प्रस्ताव जो है संसद के किस सदन में लाया जा सकता है। तो केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, किसमें, केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है, लोकसभा में नहीं लाया जा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है, याद रहे आपको, मैं जोर दे के बोल रहा हूँ, केवल राज्यसभा में। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संबंधित सभी विवादों के समाधान का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त तथा उसका निर्णय अंतिम होता है। उच्चतम न्यायालय ही सारे निर्णय करता है निर्वाचन से संबंधित। ठीक है, और संसद सदन फदन किसी के नहीं होता है, याद रखें। नेक्स्ट, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो जो राज्यसभा का सभापति होता है वही उपराष्ट्रपति होता है देश का। और यह जो आपको मैं बता दूं, राष्ट्रपति प्रथम नागरिक देश का होता है, उपराष्ट्रपति द्वितीय नागरिक होता है देश का। ठीक है, उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी अनुच्छेद हैं ये कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। आइए इनको हम देखते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो अनुच्छेद नंबर 63 को देखेंगे। अनुच्छेद नंबर 63 इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया जाता है कि भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान। ठीक है, और अनुच्छेद नंबर 63, देखो बहुत लोगों के अंतर्मन में ये रहता है कि संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। नहीं भाई, है। अनुच्छेद 63 में भारत के लिए उपराष्ट्रपति का प्रावधान। अनुच्छेद 64 बोलता है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 64, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। तो जो उपराष्ट्रपति जो पदेन सभापति होता है हमारा राज्यसभा का, वही उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। 65 आर्टिकल बोलता है उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियां अथवा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। ठीक है, 66 बोल रहा है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होना चाहिए। 67 कहता है राष्ट्रपति का कार्यकाल होना चाहिए कोई नियमित। 68 कहता है कि उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ना, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी को मिलके ही तो हमारा देश का शासन चलता है। तो दोनों चीज़ों को हम मिलके ही पढ़ते हैं। ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से वीडियो कंप्लीट देखा करिए आप लोग। अगर क्वेश्चन यहाँ से ना फंसे ना तो हमें गरिया देना आप लोग। ठीक है ना, क्वेश्चन यहाँ से फंसता है क्योंकि हमने कई बार एग्जाम दिया है तो हमें पता है कहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से आता है। तो अगर ऐसी वीडियो पाना चाह रही है हमारे द्वारा और हमारी वॉइस, हमारी चीज़ों को समझ में आ रहा है आपको, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बार बार कहने की मेरी आदत है नहीं भाई, बस यही है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो चैनल की रीच पहुँचती है बहुत अधिक लोगों तक। यूट्यूब रिकमेंडेशन करता है अधिक लोगों को कि ये वीडियोज़ देखिए, ये व्यक्ति अच्छा वीडियो बनाता है। तो मेरा यही कहना है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, सफल हों, तो थोड़ा मेरा एक सहयोग आपके जीवन में हो, योगदान हो। आइए फिर देखते हैं हम 70 आर्टिकल। ठीक है ना, आर्टिकल नंबर 70 कहता है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल 71,
उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट देखते हैं भारत के जो उपराष्ट्रपति रही हैं उनकी पदावधि और उनके कार्यक्रम देखते हैं। ठीक है, तो क्या इनकी पदावधि है? नंबर 1 है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये कब किस समय हुए हैं? ये हुए 1952 से 1962। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं हमारे वो 1962 से 67। 12 गिरी वैकेंटगिरी हैं 67 से 69। गोपाल स्वरूप पाठक जी हमारे जो हुए हैं उपराष्ट्रपति वो 69 से 74 तक। ठीक है, बीडी जत्थी जो हुए हैं वो 1974 से 1979। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह एक ये ऐसे न्यायमूर्ति थे जो उपराष्ट्रपति भी थे और राष्ट्रपति हुए बाद में। ठीक है, तो ये 79 से 84 तक। श्री आर वेंकटरमन हैं 84 से 87। शंकर दयाल शर्मा जी हैं 87 से 92। के आर नारायण जी हैं वो 92 से 97 हैं। श्रीकांत हैं 97 से 02 और भैरव सिंह शेखावत हैं 02 से मतलब 2002 से 2007। और हमीद अंसारी हुए 17 तक और मुप्पा राय वेंकैया नायडू। ठीक है, और उसके बाद 2017 तक ये रही है 2022 तक। उसके बाद आपको मालूम है जगदीश धनखड़ जी हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किस सदन की अध्यक्षता में ऐसे व्यक्ति की जाती है किस सदन की अध्यक्षता में ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा की अध्यक्षता उस सदन का सदस्य नहीं होता है। याद रखें, राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा? तो उपराष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति का अगर त्यागपत्र हो गया है या मृत्यु हो गई है या त्यागपत्र या हटाए जाने की स्थिति हुई है तो सबसे पहले राष्ट्रपति की पदभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, ओके। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किसी सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, तो यह है राज्य विधान परिषद के सदस्य। ओके, नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबंधित करके देता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दोस्तों एकदम अपना जो ध्यान है, कंसंट्रेशन है, वो वीडियो पर रखना है। बाद की बातें इधर उधर चलती रहती हैं, इस पे सब पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, सबके अपने अपने फंडामेंटल राइट हैं, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, तो हम लोगों का ध्यान यहीं पे होना चाहिए। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद की तुलना करते हैं हम। ठीक है, तो पहले राष्ट्रपति को देखेंगे, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट क्या है। नंबर फर्स्ट है, तो देखिए नंबर 1 लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता। राष्ट्रपति कैसा होना चाहिए? राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो तो राष्ट्रपति बनने के योग्य होगा। नंबर पॉइंट दूसरा है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ दिल्ली एवं पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होंगे। याद रखें, दिल्ली में विधानसभा है, पुदुचेरी में विधानसभा है, इसलिए इन दोनों ये केंद्र शासित प्रदेश हैं लेकिन फिर भी इनके भाग लिया जाता है क्योंकि विधानसभा इसलिए। नंबर 3 है, राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया महाभियोग के द्वारा किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। यह जरूरी नहीं है कि लोकसभा में या राज्यसभा में, किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। हम देखते हैं वो उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति जिस तरीके से संसद लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, मतलब बनने की योग्यता रखता हो, इसी तरीके से राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो उपराष्ट्रपति, और ये सभापति होता भी है। ठीक है, नंबर 2 देखेंगे, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मनोनीत हों या निर्वाचित हों शामिल होते हैं। इसमें राज्यों के विधानमंडल के सदस्य भी शामिल नहीं होते हैं, इसमें राज्य के विधानमंडल के सदस्य शामिल नहीं होंगे, याद रखें। दूसरी चीज़ देखो ये है, यदि आप लोगों को मनोनीत एवं निर्वाचित समझ में आ रहा हो तब तो ठीक है, अगर मनोनीत और निर्वाचित चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो एक प्यारी सी कमेंट कर देना कि सर मनोनीत और निर्वाचित को क्लियर कर दीजिएगा, तो बहुत अच्छे से कमेंट पढ़ेंगे, हम कमेंट को देखेंगे और आपको ये हम सेटिस्फाई करूंगा कि मनोनीत क्या होता है, निर्वाचित क्या होता है। और मेरा निवेदन ये है कि अगर आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आ रही होती है, समझ में आता है सब कुछ,
तो एक प्यारी सी कमेंट जरूर किया करें, ठीक है, क्योंकि होता ये है ना कि यूट्यूब थोड़ा देखता है ना, यूट्यूब बहुत कुछ देखता है, यूट्यूब पे पढ़ाना सहज नहीं है, बहुत कुछ देखता है, उसके बाद यूट्यूब आगे बढ़ाता है चैनल को। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। याद रहे कि जो राष्ट्रपति के पद से हटाने का प्रस्ताव वो किसी भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव स्टार्ट हो सकता है, किसी भी सदन में, राज्यसभा या लोकसभा, लेकिन उपराष्ट्रपति का पद है वो केवल राज्यसभा के लिए ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में, लोकसभा में कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। तो थोड़ी ये भिन्नताएं हैं, आप लोग बहुत इत्मीनान से देखिएगा, वन लाइनियर में आ जाते हैं, कभी कभी कथन और कारण में आ जाते हैं क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। जो उपराष्ट्रपति है उसका जो वेतन है तो भारत की संचित पर मतलब पारित होता है, ठीक है। आइए हम देखें केंद्रीय मंत्रिपरिषद, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं छोटे से बड़े एग्जामों में। इसका नाम है केंद्रीय मंत्रिपरिषद, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है, बताइए, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो सबको मालूम है प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, या कहें तो सदन का ही नेता होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो देखो याद रहे, प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है, प्रधानमंत्री नियुक्ति होती है। बहुत बड़ा यहाँ फेरबदल हो जाता है, निर्वाचन सांसद का होता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है, माननीय मोदी जी हैं, ठीक है। तो इनका क्या हुआ है, नियुक्ति हुई है प्रधानमंत्री के तौर पर, लेकिन ये निर्वाचित हुए हैं बनारस से। तो वहाँ बनारस से क्या है, ये सांसद हैं, एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन इनकी नियुक्ति की गई है प्रधानमंत्री के तौर पर, तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ठीक है। निर्वाचन तो सांसदों विधायकों का होता है, नियुक्ति मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की होती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आय कितने वर्ष होना चाहिए? तो 25 वर्ष हो। सांसद का चुनाव लड़ सकता है और चुनाव लड़ जाएगा, जीत जाएगा, तो प्रधानमंत्री बनने के चांस रहते हैं अगर उसका बहुमत लोकसभा में ज़्यादा है तो, ठीक है। बहुत इत्मीनान से, बहुत अच्छे तरीके से समझाया। अगर हम विस्तृत रूप से पॉलिटी को पढ़ाएं तो एक एक डेफिनेशन, एक एक पद, एक एक 2-2 घंटे में फिनिश करूँ, मेरी ये क्षमता है। अगर आप मेरी क्षमता को देखना चाहते हैं तो चैनल को ग्रो करिएगा, ठीक है, तभी बड़ा चैनल होता जाएगा, हम आपके लिए सिस्टम बनाते जाएंगे। नेक्स्ट है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं, उच्च सदन मतलब लोकसभा के सदन हैं, तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? वो अपने अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में अपना मत नहीं दे सकेंगे, याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट है, मैं उच्च सदन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, राज्यसभा की, ठीक है, सॉरी। आइए नेक्स्ट पॉइंट है, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? तो प्रधानमंत्री के अधीन होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो 50 होनी चाहिए, ठीक है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की संख्या न्यूनतम 50 होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आप अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे ना तो बहुत कुछ सीख जाएंगे, ये निश्चित है, लेकिन जुड़ने के लिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, है ना। हो सकता है कभी कभी आपको पहली वीडियो ही पसंद नहीं आए, तो ऐसा नहीं है एकदम किसी को निगलेक्ट कर दें, बहुत अच्छे से देखिए, चैनल पर जाके देखिए, बहुत कुछ पढ़ा है मेरे पे। नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? सामान्यतः तो देखो लोकसभा का होता है, लेकिन राज्यसभा का भी हो सकता है। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे, प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी राज्यसभा की सदस्य थी पहली बार जब प्रधानमंत्री बनी, तो उसके बाद लोकसभा की थी, कोई दिक्कत नहीं इसमें होती, ठीक है, इसमें कोई नहीं प्रॉब्लम ना आए, आप लोग परेशान ना होने लगना। ये क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 बोलता है कि भारतीय प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मंत्रिमंडल में कुल क्या है? नेक्स्ट पॉइंट, मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, याद रखें। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया है? ये 91 संविधान संशोधन 2003 में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, आइए फटाफट देखते चलिए, रिवीजन क्लास है, बहुत अधिक टाइम ना लिया जाए क्योंकि एग्जाम टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत जल्दी जल्दी से आप लोग रिवीजन करिएगा। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रहेगा, या प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्री कितने तक? 6 माह तक संसद का सदस्य नहीं हो, 6 माह से पहले ही पहले उसे संसद की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, चाहे राज्यसभा चाहे मतलब लोकसभा, संसद की बात कर रहा हूँ मैं, है ना।
आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ कार्यपालिका की शक्ति का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो अनुच्छेद 257 में बोला गया है यह चीज। नेक्स्ट पॉइंट है लाभ के पद का निर्धारण संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? तो विधायिका के अधीन कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट है नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन थे? तो कैलाश नाथ कैडजू थे ये पहले गृह मंत्री, फिर रक्षा मंत्री नेहरू कैबिनेट में। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री श्री आर के षणमुगम चेट्टी थे। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ? तो लाल बहादुर शास्त्री का विदेश में आकस्मिक निधन हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अपने प्रधानमंत्रित्व काल में नेता एक बार भी संसद नहीं गए हैं। ऐसे कौन से नेता हैं या ऐसे कौन से प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री काल में अपने काल में संसद की उपस्थिति नहीं हुआ है, एक भी बार नहीं गए? चौधरी चरण सिंह थे ये मेरठ वाले। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो 352 में मंत्रिमंडल का प्रयोग किया गया है। केवल एक ही बार उल्लेख किया गया है इसका, याद रहे। 352 आर्टिकल नंबर 352 आर्टिकल नंबर क्लॉज नंबर 3 है। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? याद रहे। नेक्स्ट पॉइंट है श्वेत पत्र व्हाइट पेपर भारत के संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। नेक्स्ट पॉइंट है वह संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर किया गया या आधारित है? तो गोपाल स्वामी अयंगर। आइए अब देखते हैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये चीज़ इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। और मुझे उम्मीद है ना बहुत अच्छे लोग नहीं डेफिनेट कर पाते इसे कि मंत्रिपरिषद क्या होती है, मंत्रिमंडल क्या होता है। तो आइए समझते हैं चीज़ों को विस्तार से। कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री एवं उपमंत्री ये सारे आते हैं मंत्रिपरिषद में, याद रहे। चाहे कैबिनेट स्तर के मंत्री हों, चाहे केंद्रीय राज्य मंत्री हों, चाहे उपमंत्री हों, सब आती है मंत्रिपरिषद में। ठीक है। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री आते हैं, केवल कैबिनेट स्तर के मंत्रिमंडल। ठीक है। कैबिनेट जिसे बोलते हैं। ठीक है। मंत्रिपरिषद में यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में किया गया है। और मंत्रिमंडल 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1972 अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया है जो संविधान के मूल पाठ में नहीं था। याद रहे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया है जो संविधान के मूल पाठ में नहीं था, और जो मंत्रिपरिषद था वो था। याद रहे। मंत्रिपरिषद में आइए देखते हैं नंबर 3, सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त हैं। सैद्धांतिक रूप से प्रिंसिपल्स थ्योरीज मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त हैं, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया जाता है। इसके कार्य का निर्धारण कौन करता है? मंत्री। मतलब बाप जो है ना, बाप जो है वो मंत्रिमंडल है। कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो उच्च लेवल के मंत्री होते हैं, याद रहे आपके ना। और किचन कैबिनेट और बोलते हैं। किचन कैबिनेट एक अलग सिस्टम होता है। किचन कैबिनेट में 2-3 लोग होते हैं। मतलब किचन में जैसे मान लीजिए आपका घर है तो आपकी किचन में कौन लोग जा सकते हैं? बहुत खास जा सकते हैं, 2-3-4 लोग 5 लोग, है ना। इसी तरीके से प्रधानमंत्री क्या है? एक मालिक है, एक घर का, एक भारत का मालिक है, एक नेतृत्व करता है। तो वह उसकी घर में उसके किचन कैबिनेट बोलते हैं, उसमें 2-3 लोग होते हैं। जैसे अभी इस समय कौन है उसकी किचन कैबिनेट में? अपने जो मोदी जी हैं उनके किचन कैबिनेट में कौन? अमित शाह हैं, तुम्हारे एस जयशंकर हैं, सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्री, और राजनाथ सिंह हैं। ये किचन कैबिनेट के सदस्य हैं। कोई भी अगर कार्य होता जरा सा भी तो प्रधानमंत्री इन लोगों से सलाह जरूर लेते हैं, तो ये किचन कैबिनेट बोलते हैं। आइए मंत्रिपरिषद में चौथा पॉइंट देखेंगे हम। मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। जैसे मंत्रिमंडल ने कोई निर्णय लिया है उसका क्रियान्वयन जो है वो मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। जैसे राज्य मंत्री, उपमंत्री और वगैरह वगैरह लोग होते हैं। आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं। मंत्रिमंडल में व्यवहारिक रूप में मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का ही प्रयोग करता है और मंत्रियों के कार्यों का निर्धारण करता है। 4 नंबर देखते हैं। नीतिगत निर्णयों को क्रियान्वयन करने के लिए यह मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है तथा निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी करता है। ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से देखो, बहुत अच्छे तरीके से पॉलिटिक्स समझ में आती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, याद रखें। नेक्स्ट टॉपिक ही ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, कैग।
आइए देखते हैं। देखो, अटॉर्नी जनरल तो महान्यायवादी हो गया, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसे हम कैग बोलते हैं, ये नियंत्रक है महालेखा परीक्षक होता है। किस किस के क्या क्या कार्य हैं उसके बारे में हम जानकारी करेंगे। भारत के 3 विधि अधिकारी होते हैं। भारत के 3 विधि अधिकारी होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 है भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के अपर महाधिवक्ता एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। आइए, भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? तो एम.एस. सीतलवाड़ थे। याद रखें, भारत का प्रथम महान्यायवादी एम.एस. सीतलवाड़ थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो महान्यायवादी देता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी होता है दोस्त। ठीक है। प्रिय मेरे दोस्त, बहुत अच्छे से आप वीडियो को देखिए, हम आपके लिए ही ये कार्य कर रहे हैं, आपकी उन्नति के लिए, आपकी प्रगति के लिए। लेकिन आप एक काम जरूर करिएगा, यह सारा सेशन, सारी प्लेलिस्ट, सारी वीडियोज अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करते रहना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। एक दूसरे को, एक दूसरे की हेल्प से ही आगे बढ़ा जा सकता है। ठीक है। किसी से कटता करके, ईर्ष्या करके जीवन में कभी कोई कुछ नहीं कर पाता है। तो क्या पॉइंट है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? तो भारत सरकार का सलाहकार होता है। भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? तो भारत सरकार का सलाहकार होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य क्या होते हैं? राष्ट्रपति जो महान्यायवादी को कार्य सौंपता है वो कौन कौन से होते हैं? तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें दोस्त, संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। नेक्स्ट है, भारत सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई करना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी किसके पश्चात पर्यंत पद धारण करेगा? तो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करेगा। ऐसा नहीं प्रसाद रोज देता हो राष्ट्रपति। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाहियों में सम्मिलित होने, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं। याद रहे कि भारत का जो महान्यायवादी है वो संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्रवाई करने, सम्मिलित होने, कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, लेकिन वोट दे नहीं सकता। याद रखें, बोलने का अधिकार सब कुछ है, लेकिन वोट नहीं कर सकता है। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो महान्यायवादी का अधीनस्थ होता है। ठीक है। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो महान्यायवादी का अधीनस्थ होता है। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो आप कमेंट करके बताएं, ये नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, महान्यायवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद, जबकि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक ना होकर वैधानिक है। याद रखें, जो महान्यायवादी का पद है ना, वो आर्टिकल में विदित है, 76 आर्टिकल्स में है, और जो महाधिवक्ता हैं उनका पद संवैधानिक ना होकर वैधानिक है, विधि के द्वारा है, स्टैट्यूटरी बॉडी में है। ठीक है। ये चीज़ें, यही तो सब चीज़ें याद करने की हैं, यही सब एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो याद रखें, महान्यायवादी संवैधानिक पद है, आर्टिकल नंबर 76 है, लेकिन महाधिवक्ता का जो पद है स्टैट्यूटरी वैधानिक है। ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एनर्जी के साथ देखिए, मज़ा आता पॉलिटी को पढ़ने में, जितना मज़ा आता है हमें भाई उसमें किसी में नहीं होता है ना। और तभी हमने अपना पॉलिटिकल साइंस ही ऑप्शनल में रखा, और पॉलिटिकल साइंस से ही हम MA हैं, है ना, एक अच्छी यूनिवर्सिटी से। अगर आप पूछना चाहें तो पूछ लेना, तो बता देंगे मैं कौन सी यूनिवर्सिटी से MA किया है हमने, है ना। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो बी नरहरि राव हैं। ठीक है। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो बी नरहरि राव हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो याद रखें, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट पॉइंट है, संसद की लोक सेवा समिति की बैठक में कौन उपस्थित होता है? तो याद रखें, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की लोक सेवा समिति में उपस्थित रहता है। इसका कार्य क्या होता है? इंपॉर्टेंट ये पद है बहुत ज़्यादा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद सृजन किसके द्वारा किया जाता है? तो संविधान के द्वारा किया जाता है, और इसको हम कैग कहते हैं। यह आर्टिकल नंबर 148 में आता है। ठीक है। 148 में आता है कैग। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें आर्टिकल दिया नहीं है, देना होना चाहिए था ना। अब कैग की जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है। ठीक है। कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? तो लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक करता है ये। ठीक है। सारा मच्छर लग रहा है भाई दोस्तों।
अरे बहुत लगता है, मच्छर लगे, गर्मी लगी, लेकिन वीडियो बनानी पड़ती है। अब कूलर फैन के चलाएं तो फिर वॉइस इतनी जाएगी कि आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो ये सब चीज़ ऑफ करके तब फिर ये वीडियो आपके लिए शूट कर पाता हूँ, है ना। लेकिन आप लोग थोड़ा रीच तो कर रहे हैं, थोड़ा सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक आइक कर दिया करिए, और अगर हो सके तो उंगलियों का उपयोग करके और थोड़ा कमेंट प्यारी सी लिख के भेज दिया करिए, ठीक है ना। मज़ा आ जाता, थोड़ा अच्छा लगता है, आपकी कमेंटवा पढ़ के बड़ा मज़ा आता है ना। नेक्स्ट पॉइंटवा देखें, चले आए। तो राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों को वित्तीय जांच कौन करता है? तो सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है? चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सबकी करता है नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, इसे कहते हैं कैग। नेक्स्ट पॉइंट है, जो कैग है ना, इसका पेंशन में भत्ते किस पर आधारित है? तो भारत की संचित निधि पर आधारित है। वही राष्ट्रपति अभी पढ़ के आए है ना, राष्ट्रपति के भी तो हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट चलो देखते हैं दोस्तों। अच्छा, आपको एक बात बताएं, हम ये सब अपनी पढ़ाई के साथ साथ हम करते हैं, हमारा मतलब पढ़ाई भी अपनी करते हैं, और आप लोगों की मदद के लिए हमने ये पहल भी यूट्यूब चलाया। इसकी एक अच्छा साधन ये है कि एक तो आपके दिलों में मेरी जगह हो जाएगी अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूँगा तो, है ना। दूसरी चीज़, ये पहचान हो जाएगी सोशल मीडिया मतलब यूट्यूब में। तीसरी चीज़ ये है कि थोड़ा अच्छा लगता है पढ़ाना, हमारा शौक़ रहा है। आपको मैं बताऊँ तो मैं 2013 और 14 से पढ़ाते आ रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चों को, जूनियर के 12th के बच्चों को पढ़ाया हमने 2017 में, ये 2025 चल रही है। 2017 में हमने 12th की फिजिक्स और मैथ पढ़ाई थी उसके में। उसके बाद 19 और 2021 में हमने फिर पॉलिटी और ज्योग्राफी हिस्ट्री वगैरह पढ़ाना स्टार्ट किया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों को, जैसे वनडे एग्जाम के बच्चों को अच्छे से पढ़ाया। अब कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पीसीएस और समीक्षा अधिकारी और कुछ समय बाद आईएएस तक पहुँचे पढ़ाने के लिए, है ना। कहते हैं ना, एक व्यक्ति अगर आईएएस बन भी जाएगा अकेला तो क्या करेगा, फैक्ट्री बनना चाहिए, आईएएसों को बनाना चाहिए। तो अगर बाई चांस नहीं बन पा रहा है किसी कारणवश आईएएस पीसीएस, तो फैक्ट्री बनूंगा, मैं बनाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो 148 जो है अनुच्छेद, वो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं पद मुक्ति का काम है। 149 है आर्टिकल, वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियाँ हैं। 150 है तो संघ तथा राज्यों के लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह। 151 में अंकेक्षण प्रतिवेदन रिपोर्ट करता है। और यह है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अवकाश प्राप्ति के पश्चात कोई भी सरकारी पद धारण नहीं करता, याद रखें। अब आइए संसद देखते हैं। आप सभी दोस्तों को मालूम है कि संसद हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, एग्जाम की दृष्टि से भी और अपने जीवन जीने की दृष्टि से भी। संसद में क्या क्या हो रहा है, क्या 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 संसद है, क्या संसद है। तो याद रखें कि पार्लियामेंट देश की क्या है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया? तो याद रखें कि संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लोकसभा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो अपना त्याग पत्र देता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्य के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है? तो 1971 की है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में ही चयनित किया जाता है, याद रखें। तो लोकसभा के सदस्य होते हैं ना, उन्हीं में लोकसभा का अध्यक्ष चयनित किया जाता है भारत के अंदर। तो नेक्स्ट पॉइंट है राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? तो आर्टिकल नंबर 249, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान है? तो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित हैं। संविधान की चौथी अनुसूची में, याद है हमने इससे पहले की सारी अनुसूचियां पढ़ाई हैं। पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में क्या, तीसरी में क्या, चौथी में क्या, पांचवी में क्या, छठी अनुसूची और 8वीं अनुसूची, 10, 11, 12 ये अनुसूचियाँ इंपॉर्टेंट हैं, याद रखें, ठीक है। क्या रिवीजन कराएं? कर लेना, पीछे वाली वीडियो में देख लेना, ठीक है। अच्छा एक मिनट रुकना, इन मच्छरों का कुछ उपयोग किया जाए, कुछ इनका सिस्टम बनाया जाए, बहुत काट रही हैं, ठीक है। 1 सेकंड हुआ। आइए कहाँ थे हम लोग?
हम लोग हैं लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 552 हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है, तो आर्टिकल नंबर 105। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्त सदन की कुल सदस्य संख्या कितनी होती है, तो 110 होती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा का 25 वर्ष, याद रहे। नेक्स्ट है राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी होती है, तो 250 होती है राज्यसभा की, लोकसभा की 552 होती है, याद रखें। नेक्स्ट है संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होगा, याद रखें राज्यसभा का, लोकसभा का तो उसका ही होता है लेकिन राज्यसभा का ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट याद रखें भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है, तो आर्टिकल नंबर 253। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है लेकिन एक बार दोबारा रिवीजन करते थे। क्या है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति आर्टिकल नंबर 253 में है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा सम्मिलित होते हैं संसद में। ठीक है, याद रहे लोकसभा में राज्यभर सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित यह निर्धारण किस वर्ष तक का है, 2026 तक है। 26 में देखो क्या होता है, फिर 25 चली रही है। नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट है संसद से संबंधित अनुच्छेद। ठीक है, आइए देखते हैं। 79 आर्टिकल दोस्तों क्या है, संसद का गठन। 80 में राज्यसभा की संरचना, फटाफट देख रहे हैं। 81 में लोकसभा का संरचना। 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। 83 में संसद के सदनों की आबादी। 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हताएं। 85 में संसद के सत्र, सत्रावसान व विघटन। 86 में राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार। 84 में राष्ट्रपति का विशेष संबोधन। 88 में सदनों के संबंध में मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार। 89 में राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति। 90 में राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्त, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना। ठीक है, नेक्स्ट 91 में क्या है, राज्य सभापति के कर्तव्य के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति की शक्ति। नेक्स्ट 92 में जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। आर्टिकल नंबर 93 है लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। 94 में लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की पद रिक्त, त्यागपत्र पद से हटाना। 95 में है लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों के निर्वहन की शक्ति। और 96 में है जब लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। आर्टिकल 97 बोल रहा है सभापति व उपसभापति तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते। 98 क्या कहता है, संसद का सचिवालय। 91 क्या कहता है, 99 कहता है सदस्यों का शपथ एवं प्रतिज्ञान। और 100 कहता है दोनों सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति। 101 क्या कहता है, स्थानों का रिक्त होना। 102 कहता है संसद सदस्य के लिए निरर्थताएं। 103 कहता है सदस्यों की अयोग्यताओं से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय। 104 कहता है अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले अर्हत न होते हुए अथवा निरर्हत किए जाने पर सदन में बैठने तथा मतदान करने का दंड। भारत निर्वाचन आयोग संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से देखते रहिए, वीडियो को कंप्लीट करिएगा। मज़ा आ रहा होगा मुझे उम्मीद है, अगर नहीं आता तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मज़ा आने वाला नेक्स्ट टॉपिक अच्छा होगा। ठीक है, आइए जो संसद है ना ये बहुत बड़ा टॉपिक है ना, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़कर 545 किस संविधान संशोधन के द्वारा हुई है, तो ये 31वें संविधान संशोधन के द्वारा। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़कर 545 31वें संविधान संशोधन द्वारा। ये कब हुआ है आप बताइए। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है, तो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा। याद रहे किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों
के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं? तो मध्य प्रदेश 6। नेक्स्ट है लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक वर्ष तक बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लोकसभा में 2 आंग्ल सदस्य कौन मनोनीत करता है? तो भारत का राष्ट्रपति, लेकिन अब तो खत्म हो गया ना 19 से सॉरी, बताएं कमेंट करके। लोकसभा चुनाव निर्वाचित होने के लिए किस व्यक्ति को न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। नेक्स्ट पॉइंट है लोकसभा की वर्तमान सदस्यों की संख्या 545 है। नेक्स्ट पॉइंट है लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य से आते हैं? तो उत्तर प्रदेश से जाते हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चात सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र से 48। राज्यसभा का एक स्थायी सदन, क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता, राज्यसभा विघटित नहीं होता है, ये साइकिलिंग चलता है 2-2 साल के बाद, है ना, 6 साल का इसका कार्यकाल होता है ना। नेक्स्ट पॉइंट है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र कौन सा है? अरे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा? तो लद्दाख है। भारत संचित निधि पर भारित व्यय, राष्ट्रपति के वेतन भत्ते एवं उनके संबंधित अन्य आय। नेक्स्ट है राज्यसभा के सभापति उपसभापति के लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन भत्ते। नेक्स्ट है ऐसे ऋण या भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर हो। नेक्स्ट पॉइंट है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ते पेंशन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, के का वेतन भत्ता, अन्य व्यय जो संविधान अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा इस संबंध में भारत घोषित किया जाए, ये सब संचय निधि पर आधारित हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फिर नेक्स्ट है परिसीमन के पश्चात डिलिमिटेशन, ये क्या बोलता है? परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है उन्नाव। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? उन्नाव। उत्तर प्रदेश में है, मतदाताओं की संख्या सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश लोकसभा क्षेत्र में। नेक्स्ट है लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो याद रखें 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य। याद रहे नेक्स्ट पॉइंट, यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दें तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उससे पद से हटाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो 2 सत्र बुलाए जाते हैं, मतलब 6 महीने से अधिक समय नहीं होना चाहिए इसके बीच का। लोकसभा में बिहार को आवंटित सीटें किन 2 राज्यों को आवंटित सीटों के योग के बराबर? तो याद रहे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में लोकसभा को मिलाकर जितनी सीटें हैं इतनी अकेले आपके बिहार में हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 11 है, मध्य प्रदेश में 29 और बिहार में 40 हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो याद रखें 6 वर्ष होता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उसका कर्तव्य नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त लोकसभा अध्यक्ष जो है स्पीकर अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है? याद रहे तो किसी विधेयक के प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष के बराबर मत होने की स्थिति में। याद रहे जब कोई विधेयक का प्रस्ताव आता है तो उसके जब पक्ष विपक्ष बराबर होते तो वह निर्णायक भूमिका निभाता है। कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। आइए नेक्स्ट है पॉइंट लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। ठीक है, तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रखती है। लोक लेखा समिति का ये कार्य है। नेक्स्ट प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? तो आप याद रखें प्राक्कलन समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो आप याद रखें राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं। याद रहे विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 25 विशेषाधिकार, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 10। संसद में सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा जबकि गैर सरकारी विधेयक मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है लेकिन प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। याद रखें पॉइंट आता है एग्जाम में क्या है सॉरी पॉइंट है प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है, धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक सेकंड, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12। ये कला विज्ञान जानकारी तरीके से होते हैं।
राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन है? तो याद रखें नरगिस दत्त राज्यसभा सदस्य हैं जो 80 से 86 में रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमारी थी, ये 2009 से 2014 तक। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना या अनुमानित के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। ठीक है, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना या अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट है वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो जीवी मावलंकर थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे हम लोग, लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में आता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय राजनीति व्यवस्था में कौन सर्वोच्च होता है? तो संविधान सर्वोच्च होता है। भारत की संचित निधि पर कौन सा व्यय भारित नहीं है? तो भारत के प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर नहीं है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फिर यहाँ से धन विधेयक संसद के किस सदन में पुनः स्थापित किया जाता है? तो याद रखें केवल लोकसभा में। नेक्स्ट पॉइंट है धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो याद रखें केवल विधानसभा में। ठीक है, बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है? तो याद रखें आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों के संघीय सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व किस निधि में जमा होता है? तो यह होता है भारत की संचित निधि में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? तो यह किया जाता है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व। नेक्स्ट दोस्त पॉइंट है कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो यह लोकसभा का अध्यक्ष करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है मित्र मेरे, भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लेखा अनुदान संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? तो यह करता है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचय निधि से धन निकालने की। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं साधारण विधेयक और धन विधेयक में क्या क्या अंतर है। साधारण विधेयक को देखेंगे और धन विधेयक को देखेंगे। ठीक है, 9 पॉइंट है सभी में, बहुत अच्छे से देखिएगा। मज़ा आ रहा है ना पॉलिटी को पढ़ते? हमें तो यार मज़ा आ रहा है, आपको आ रहा नहीं आ रहा कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, मज़ा तो आता है, आप बताएं या ना बताएं। साधारण विधेयक एवं धन विधेयक में तुलना में क्या है? साधारण विधेयक को देखते हैं और इधर धन विधेयक को देखेंगे, साथ साथ देखेंगे। ठीक है, इसे लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तावित किया जाता है साधारण विधेयक को, और धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है, याद रहे। साधारण विधेयक नंबर 2 है इसे मंत्री अथवा गैर सरकारी सदस्य दोनों प्रस्तुत किए जा सकते हैं, और लोकसभा और धन विधेयक इसे केवल सरकार के किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3 है साधारण विधेयक में इसे सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं होती है। साधारण विधेयक जो है वो सदन में पूर्व प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की कोई अनुमति लेना जरूरी नहीं है, लेकिन धन विधेयक में राष्ट्रपति की अनुमति स्थापित होती है, और यही राज्यसभा में या राज्य विधानमंडल में राज्यपाल की अनुमति आवश्यक होती है। ठीक है, साधारण विधेयक में नंबर 4 देखिए, इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है, याद रहे इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है साधारण विधेयक को, लेकिन धन विधेयक को राज्यसभा की कोई दम नहीं है कि यह अस्वीकृत कर दे। आइए पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। साधारण विधेयक में इसे राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है, याद रहें, और धन विधेयक को 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये भाई, पढ़िए आराम से, अच्छे से पढ़िए। और साधारण विधेयक में 6 पॉइंट देखेंगे, इसे राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है, और 6 में ऐसा है प्रमाणित करने की आवश्यकता होती है धन विधेयक को, है ना। पॉइंट नंबर 7 है साधारण विधेयक में दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों में संयुक्त बैठक बुला सकता है। इसे दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जा सकता है। पॉइंट नंबर 7 है धन विधेयक में, इसमें दोनों सदनों के बीच असहमति का कोई अवसर ही नहीं होता है, इसलिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान ही नहीं है। इसे केवल लोकसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। कितना मस्त मस्त चीज़ है ना। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं,
8 नंबर पॉइंट है आपका साधारण विधेयक के लिए, यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है, इसे मंत्री ने प्रस्तुत किया है। आइए 8 नंबर देखेंगे धन विधेयक में। यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, क्लियर है, देना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 9 है पॉइंट 9 पॉइंट साधारण विधेयक का देखिए, इससे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है अथवा पुनर्विचार के लिए भेजा सकता है। साधारण विधेयक को राष्ट्रपति स्वीकृत भी कर सकता है, पुनर्विचार को भी भेज सकता है, लेकिन धन विधेयक इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है, परंतु पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है। स्वीकृत अस्वीकृत तो कर सकता है, पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। याद रखें, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि यह होता ही होता है, ये क्लियर है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फिर हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों में गठित की जा सकती है, तो याद रखें लोकसभा के सदस्यों द्वारा प्राक्कलन समिति जो है। नेक्स्ट पॉइंट है कोई भी कानूनी विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो संसद के किसी भी सदन में कानूनी विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक तथा वित्त विधेयक दोनों के संबंध में हो सकती है। अच्छा सुनो, क्या है दोस्तों, भारतीय संसद के दोनों सदन, एक तो राज्यसभा और एक लोकसभा, संयुक्त बैठक साधारण विधेयक तथा वित्त विधेयक दोनों के संबंध में हो सकती है। याद रहे हमने क्या बताया, साधारण विधेयक अगर है और वित्त विधेयक है तो दोनों सदनों की बैठक संयुक्त हो सकती है, लेकिन संविधान संशोधन में और धन विधेयक में कोई बैठक का प्रावधान नहीं है संयुक्त का, ठीक है, याद रहिए। नेक्स्ट पॉइंट है संसद के 2 सत्र के मध्य आधिकारिक अंतराल 6 महीने का होता है, तभी तो 1 साल में 2 होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आकस्मिक निधि कॉन्टिंजेंसी फंड को राष्ट्रपति कैसे व्यय करते हैं, तो बिना संसदीय स्वीकृति के, उन्हें कोई स्वीकृति नहीं होती आकस्मिक फंड को नियुक्त करने की। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लोकसभा में विधेयक पर आम बहस, लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होती है, तो द्वितीय वाचन में होती है आम बहस। नेक्स्ट है कटौती प्रस्ताव को और किस नाम से जाना जाता है, तो समापन प्रस्ताव को, ठीक है। नेक्स्ट है यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितनी अवधि तक रोक सकती है, तो 14 दिन तक, ठीक है। नेक्स्ट है यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित न हो तो प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र दे देता है। याद रखें, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित न हो तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र दे देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बहुत इत्मीनान से देखो, वीडियो को देखिए, ठीक है, लाइक कर दिया करिए अभी भी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट पॉइंट है संसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, संसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो किस समिति में नहीं होता बताइए, प्राक्कलन समिति में नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के संसद कोई भी कानून बना सकती है, तो बिना किसी राज्य की सहमति से, ठीक है। नेक्स्ट है संसद की लोकलेखा समिति का प्रमुख कार्य शासन के वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का प्रावधान करता है, तो कौन है, भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है, तो संसदीय समिति के माध्यम से। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फिर, नेक्स्ट है वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य, जिनमें से 229 सदस्य राज्यों से, 4 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से चुनकर आते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है, तो विश्वास प्रस्ताव रखा जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर पारित होती है? तो दहेज उन्मूलन विधेयक पर पारित हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, लोक लेखा समिति किसे प्रस्तुत करती है? लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट है संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है संसद विधानसभा के किसी भी सदन की सदस्यता तब समझी जाती है वह सदन को सूचित किए बिना 60 दिन तक अनुपस्थिति रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून कब बना सकती है? तो यदि राज्यसभा ऐसा संकलित पारित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जा सकता है? तो याद रहे जब वह मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का गलत वर्णन देता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखेंगे संसद द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी होती है? तो 18 वर्ष होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो 1 घंटा। नेक्स्ट पॉइंट है संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के आवश्यक मुद्दों पर बहस करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है? तो न्यायिक समीक्षा से। नेक्स्ट है संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किसकी देन है? किस देश की देन है? तो भारत की देन है शून्यकाल। याद रहे सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? तो प्रश्नकाल घंटा कहलाता है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा में होते और 7 राज्यसभा के होते हैं। ठीक है, तो आज दोस्तों यहाँ तक ख़त्म किया है सर्वोच्च न्यायालय वाला टॉपिक और 3-4 टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आज ये तीसरा पार्ट है और 2 पार्ट और आएंगे, मतलब 4 या 5 पार्ट में पूरा पॉलिटी फिनिश हो जाएगा। तो अगर आप कभी रिवीजन करें तो 4-5 घंटे में पूरी महेश गोलवाल सर की बुक्स रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।